राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजगढ़ अलवर के बीकॉम पार्ट सेकंड के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास के माध्यम से मैं डॉक्टर सुकांत शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो क्लास में अपन ने बीकॉम पार्ट सेकंड में जो पेपर फर्स्ट है कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस का, उसके अंतर्गत ये जानने का प्रयास किया था कि कंपनी क्या होती है और कंपनी का क्या अर्थ होता है और कंपनी की परिभाषाएं क्या है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की परिभाषा को हमने जाना था और साथ ही साथ न्यायाधीश जेम्स और अन्य विद्वानों की परिभाषाओं का भी हमने अध्ययन किया था। आज इस वीडियो क्लास में अपन कंपनी की विशेषताओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि कंपनी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कंपनी की क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो कंपनी की विशेषताएं हैं उनको अगर हम जान लें तो उनसे हमें कंपनी की प्रकृति का ज्ञान होता है, कंपनी की नेचर का ज्ञान हो जाता है। तो कंपनी की क्या क्या विशेषताएं हैं इसको हम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो कंपनी की जो पहली विशेषता है वो ये है कि कंपनी एक समामिलित संस्था है, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है। समामिलित संस्था का मतलब ये है कि कंपनी का समामिलन होना आवश्यक है, अनिवार्य है। जैसे अगर हम इसकी कंपनी की तुलना साझेदारी से करें तो साझेदारी का पंजीयन होना या समामिलन होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कंपनी का समामिलन होना अनिवार्य है। अब जहाँ तक समामिलन का तात्पर्य है तो समामिलन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन इसका समामिलन हो या इससे पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी अधिनियम के अधीन यदि कंपनी का समामिलन किया गया है तो कंपनी एक समामिलित कंपनी कहलाती है। और यदि कोई कंपनी समामिलित नहीं है, जिसका समामिलन नहीं कराया गया लेकिन वो अपने नाम के साथ कंपनी शब्द का प्रयोग करती है, तो वो गलत माना जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कंपनी एक समामिलित संस्था है जिसका समामिलन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व के किसी अधिनियम के अंतर्गत हो। और जब तक कंपनी का समामिलन नहीं हो जाता तब तक कंपनी को कंपनी नहीं कहा जा सकता। एक और चीज है कि प्रत्येक कंपनी एक समामिलित संस्था है, न कि वैधानिक संस्था। समामिलित संस्था और वैधानिक संस्था में भी अंतर पाया जाता है। समामिलन का तात्पर्य तो रजिस्ट्रेशन से है और वैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जिनको कि किसी संसद या राज्य के द्वारा विशेष अधिनियम पारित करके जिनकी स्थापना की जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम में पारित करके की गई है। तो कंपनी का समामिलन एक अलग चीज है। तो कंपनी समामिलित संस्था होती है, न कि वैधानिक संस्था होती है। तो ये इसकी पहली विशेषता हुई कि कंपनी बनाने के लिए कंपनी का समामिलन करना, इनकॉर्पोरेशन करना जरूरी होता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब रजिस्ट्रेशन से ही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन वर्ड हम आमतौर पर साझेदारी के लिए यूज करते हैं और इनकॉर्पोरेशन या समामिलन शब्द का प्रयोग हम कंपनी के लिए करते हैं। तो ये पहली विशेषता हुई, कंपनी का समामिलन होना आवश्यक है। दूसरा है व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समामिलित। अब कंपनी का सम्मेलन किसके द्वारा किया जाएगा? कंपनी का सम्मेलन व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा। किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी सम्मेलन किया सकता है यदि एक व्यक्ति कंपनी है, और यदि एक व्यक्ति कंपनी नहीं है तो एक से अधिक व्यक्ति द्वारा भी कंपनी का सम्मेलन किया जा सकता है। लेकिन परंपरागत रूप से अगर हम बात करें तो कंपनी का सम्मेलन प्राकृतिक व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में प्राकृतिक व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति दोनों मिलकर भी कंपनी का सम्मेलन कर सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि किसी भी एक कंपनी का सम्मेलन किसी भी प्राकृतिक या सजीव व्यक्ति द्वारा ही कराया जाता है। मतलब अगर एकल व्यक्ति कोई कंपनी है, एक व्यक्ति कंपनी है, तो उसका जो सम्मेलन है वो किसी प्राकृतिक या सजीव इंडिविजुअल के द्वारा ही कराया जा सकता है। किंतु किसी भी अन्य प्रकार की कंपनी का सम्मेलन किन्हीं दो व्यक्तियों, प्राकृतिक या कृत्रिम, नेचुरल या आर्टिफिशियल, दोनों व्यक्तियों के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति कंपनी है तो उसका सम्मेलन प्राकृतिक मनुष्य के द्वारा ही किया जाएगा। और यहाँ पर ये भी समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर व्यक्ति शब्द का जो प्रयोग किया गया है, पर्सन शब्द का, वह सजीव, प्राकृतिक के साथ साथ कृत्रिम व्यक्ति भी उसमें सम्मिलित होता है। तो दूसरी विशेषता ये हुई कि कंपनी का सम्मेलन व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तीसरी विशेषता है अभिदाता
या सब्सक्राइबर। अब प्रत्येक कंपनी का सम्मेलन अभिदाता या अभिदाताओं के द्वारा किया जाता है। अभिदाता मतलब क्या हुआ? सब्सक्राइबर, जो कंपनी को सब्सक्राइब करते हैं या कंपनी के सीमा नियम पर जो हस्ताक्षर करते हैं, उन्हें कंपनी का अभिदाता माना जाता है। अब एक व्यक्ति कंपनी दिशा में केवल एक ही अभिदाता होता है। अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति कंपनी है, वन मैन कंपनी है, तो उसमें अभिदाता एक ही व्यक्ति होगा। और यदि एक व्यक्ति कंपनी नहीं है तो उसमें अभिदाता एक से अधिक व्यक्ति होंगे। निजी कंपनी की यदि हम बात करें, प्राइवेट कंपनी की हम बात करें, तो निजी कंपनी में कम से कम 2 अभिदाताओं का होना ज़रूरी है। और यदि हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, सार्वजनिक कंपनी की बात करते हैं, तो वहाँ पर कम से कम 7 अभिदाताओं का होना ज़रूरी है। तो ये बात अभिदाताओं की हुई। और अभिदाता जो हैं, इसमें ये उल्लेखनीय है कि एक व्यक्ति कंपनी दिशा में अभिदाता कोई प्राकृतिक या सजीव व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो या भारत में निवास करता हो। यदि मान लीजिए कोई एकल व्यक्ति कंपनी है, तो उसमें अभिदाता कौन होगा? प्राकृतिक या सजीव व्यक्ति जो भारत वर्ष का निवासी है, वही उसका अभिदाता होगा। किंतु किसी भी अन्य प्रकार की कंपनी का निर्माण किन्हीं 2 या 7 व्यक्तियों की मदद से किया जा सकता है। तो अभिदाताओं मतलब ये है जो कि कंपनी के सीमा नियम पर प्रारंभिक तौर पर हस्ताक्षर करते हैं। चौथी विशेषता ये है कि कंपनी की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या, सदस्यों की जो न्यूनतम और अधिकतम संख्या वो है कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए कंपनी। तो विद्यार्थियों, कंपनी के सीमा नियम जो होता है उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति अभिदाता ही कंपनी के प्रथम सदस्य होते हैं। मतलब कंपनी में कितने सदस्य हो सकते हैं इसकी चर्चा की जा रही है कि न्यूनतम कितने सदस्य हों और अधिकतम कितने सदस्य हों। तो कंपनी के जो सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले प्राथमिक व्यक्ति होते हैं, वही कंपनी के सदस्य कहलाते हैं। और एक व्यक्ति कंपनी होती है, अगर मान लीजिए, तो उस पर एक व्यक्ति ही हस्ताक्षर कर देता है। और अगर एकल व्यक्ति कंपनी नहीं है तो कितने न्यूनतम और कितने अधिकतम संख्या में होंगे लोग, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब कंपनी को हम मोटे रूप में 2 भागों में बांट सकते हैं। कंपनी निजी भी हो सकती है और सार्वजनिक भी हो सकती है। यदि कंपनी निजी कंपनी है तो उसमें मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए? 2 सदस्य होने चाहिए जो कि सीमा नियम पर हस्ताक्षर करेंगे। और यदि कंपनी सार्वजनिक कंपनी है तो कंपनी के कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए जो कि कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करेंगे। इसी प्रकार से अधिकतम संख्या की बात करें तो निजी कंपनी में अधिकतम संख्या 200 है। पहले ये 50 थी और भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में बढ़ाकर इसको 50 से 200 कर दिया गया। अब अधिकतम निजी कंपनी में 200 सदस्य हो सकते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सार्वजनिक कंपनी में कितने भी व्यक्ति कंपनी के सदस्य हो सकते हैं। तो ये सदस्यों की संख्या की बात हुई। नेक्स्ट है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ और फॉर्म्ड बाय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है, कृत्रिम व्यक्ति कहा गया है। कंपनी को प्राकृतिक मनुष्य या सजीव व्यक्ति नहीं कहा जाता, कंपनी को एक कृत्रिम मनुष्य कहा गया है। और क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको कि कानून के द्वारा निर्मित किया गया। अब हम ये जान लें कि प्राकृतिक मनुष्य क्या है, कृत्रिम मनुष्य क्या है। तो पहले कृत्रिम की बात करते हैं कि कंपनी को कृत्रिम मनुष्य क्यों कहा गया है। अब कंपनी को कृत्रिम मनुष्य या कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। न्यायमूर्ति जो मार्शल हैं, एक न्यायमूर्ति हुए मार्शल, उन्होंने लिखा है कि कंपनी अदृश्य होती है, इनविजिबल होती है, अदृश्य होती है, अमूर्त होती है तथा कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में होता है। मतलब कंपनी क्या है? अदृश्य, अमूर्त और कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में होता है। इसको कृत्रिम व्यक्ति का कारण क्या है कहने का? कंपनी को हम कृत्रिम व्यक्ति क्यों कहते हैं, क्या कारण है? क्योंकि इसको जन्म देने वाला ईश्वर नहीं होता। कंपनी का जन्म प्राकृतिक रूप से नहीं होता। कंपनी का जन्म जो है विधान के द्वारा होता है, लॉ के द्वारा होता है। अतः कंपनी के जन्म एवं मृत्यु पर विधान का नियंत्रण होता है। मतलब प्राकृतिक मनुष्य की यदि हम बात करें तो प्राकृतिक मनुष्य का जन्म और मरण विधान के द्वारा न होकर प्राकृतिक रूप से होता है, जबकि कंपनी का जन्म और कंपनी का मरण, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी एंड बर्थ ऑफ अ कंपनी, बोथ इज आर्टिफिशियल। कानून के द्वारा कंपनी का निर्माण होता है। अतः कंपनी का जन्म एवं मृत्यु पर कंपनी विधान का नियंत्रण होता है, ईश्वर का नहीं। इसके अतिरिक्त इसके स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से देखा या छुआ भी नहीं जा सकता। मतलब हम कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, कंपनी को छू नहीं सकते, इसका स्वरूप अदृश्य होता है।
जबकि प्राकृतिक मनुष्य जो होता है उसको देखा और छुआ जा सकता है। मतलब प्राकृतिक मनुष्य यदि कोई है उसको हम देख सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं, लेकिन कंपनी को हम न देख सकते हैं न कंपनी को हम छू सकते हैं, इसीलिए कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। इसी प्रकार इसकी आत्मा और अंतरात्मा भी नहीं होती। मतलब कंपनी की कोई सोल या कंसाइंस नहीं होती, आत्मा या अंतरात्मा नहीं होती। कंपनी शपथ नहीं ले सकती, ओथ नहीं ले सकती, यह न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित भी नहीं हो सकती, इसे जेल नहीं भेजा जा सकता, इसकी शादी भी नहीं हो सकती और ना ही तलाक हो सकता है। इन सभी कमियों के कारण ही कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति माना गया। तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति क्यों है? सीधी सी बात है कि इसका जन्म और मरण ईश्वर के विधान के अनुसार नहीं होता, इसका जन्म और मरण कानून के द्वारा होता है। इसके स्वरूप को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, जबकि प्राकृतिक मनुष्य को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। कंपनी की शादी नहीं हो सकती तो तलाक भी नहीं हो सकता, कंपनी को जेल नहीं भेजा जा सकता, और न तो कंपनी कोई आत्मा होती है, न अंतरात्मा होती है, न सोल, न कंसाइंस। तो कुल मिलाकर ये सब बातें इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं कि कंपनी जो है एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। लेकिन कृत्रिम व्यक्ति के होने के साथ साथ कंपनी जो है जाली या काल्पनिक, फिक्टिशियस व्यक्ति नहीं होती, अभी तो वास्तविक व्यक्ति होती है। कंपनी मतलब हमने इतनी सारी बातें करी, तो इतना सब होने के उपरांत भी कंपनी एक फिक्टिशियस, जाली या काल्पनिक व्यक्ति नहीं होती, बल्कि वास्तविक व्यक्ति है। इसके अनेक कारण हैं। अब वास्तविक व्यक्ति को, जबकि हमने देखा ऊपर तो कुछ भी नहीं है जो कि वास्तविक व्यक्ति के लक्षण हो, लेकिन अब हम देखते हैं कि कृत्रिम व्यक्ति के लक्षण तो ऊपर थे, लेकिन वास्तविक व्यक्ति में क्या लक्षण होते हैं वो कंपनी में है, इसलिए कंपनी को वास्तविक व्यक्ति माना गया। अब कंपनी प्राकृतिक मनुष्य की तरह ही अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है। जैसे एक प्राकृतिक मनुष्य, मैं और आप किसी भी प्रकार की चल अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, कंपनी भी चल अचल संपत्ति खरीद सकती है। अपने नाम से प्राकृतिक व्यक्तियों के माध्यम से अनुबंध कर सकती है, कंपनी भी अनुबंध कर सकती है। जैसे एक आदमी अनुबंध करता है तो कंपनी भी अनुबंध कर सकती है, बस कंपनी को अपने नाम से प्राकृतिक मनुष्यों के माध्यम से अनुबंध करना पड़ता है। तथा कंपनी अपने नाम से अन्य पक्षकारों पर बात प्रस्तुत कर सकती है तथा अन्य पक्षकार कंपनी पर बात प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कंपनी के उतने ही व्यावसायिक दायित्व और अधिकार होते हैं जितने कि एक प्राकृतिक मनुष्य के वैधानिक अधिकार और दायित्व होते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कंपनी जो है वो विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। और कंपनी को विधान द्वारा निर्मित व्यक्ति इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका जन्म और मरण ईश्वरीय नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा, और प्राकृतिक मनुष्य का जन्म और मृत्यु दोनों ही ईश्वरीय देन होती है। और उसके अलावा मैंने बहुत सी बातें बताई कि कंपनी की आत्मा नहीं होती, अंतरात्मा नहीं होती, कंपनी जेल नहीं जा सकती, कंपनी की शादी नहीं हो सकती, कंपनी का तलाक नहीं हो सकता। ये सब बातें हमारी प्रकट करती हैं कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। लेकिन कृत्रिम होने के साथ साथ ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कभी कि कंपनी कृत्रिम तो है, लेकिन कंपनी कृत्रिम के साथ साथ जाली नहीं है, फिक्टिशियस नहीं, काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। कंपनी एक वास्तविक व्यक्ति है, क्योंकि कंपनी अनुबंध कर सकती है, कंपनी चल अचल संपत्ति खरीद सकती है, कंपनी की भी उसी प्रकार से सामाजिक उत्तरदायित्व या वैधानिक उत्तरदायित्व और अधिकार होते हैं जैसे एक प्राकृतिक मनुष्य के होते हैं। तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। तो विद्यार्थियों, मेरे ख्याल से कंपनी की जो विशेषताएं हैं इनको आज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वीडियो अगर 15 मिनट से ऊपर का हो जाता है तो उसको अपलोड होने में भी दिक्कत होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो 13-14 मिनट का, 15 मिनट का ही हो, इससे ऊपर ना हो। तो अगले वीडियो में जो कंपनी की विशेषताएं रह गई हैं अपन उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और इस बीच यदि इन विशेषताओं में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इन वीडियोस को जो कि मैं क्लास में नियमित रूप से डाल रहा हूँ देखते रहिए, इनका अध्ययन करते रहिए, और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मुझे लिख के आप भेज सकते हैं। मैं यथासंभव आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूँगा।